गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। आज हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2 पी ब्लॉक एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। और पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट आप किसे कहते हैं। जिसने नहीं देखा है वो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट को। ठीक है स्टूडेंट, पी ब्लॉक में जिसको हमने फर्स्ट डिस्कस करना है वो है ग्रुप 16। अब स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ग्रुप 16 के एलिमेंट के नाम बताए थे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम और पोलेनियम। देखिए स्टूडेंट, आप इसको ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि ऑक्सीजन जैसे 8 होता है तो आप ये यहाँ पे ऐड कीजिए अगेन +8। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कितना जाएगा 16। फिर आपको क्या प्लस करना होता है, 18 प्लस करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्लस कर देते हैं हम 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 16 34। फिर स्टूडेंट आपको अगेन प्लस करना होता है 18, 34 और 18 52 और यहाँ पे स्टूडेंट उसके बाद में प्लस करना होता है 32। ये रूल सब में काम करता है, इसलिए ट्रिक है स्टूडेंट। ठीक है ना, 84। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको पता बस एक का पता होना चाहिए, उसके बाद आगे की ट्रिक ये सब में काम करेगी। फर्स्ट एलिमेंट में आप 8 प्लस कीजिए, फिर 18 प्लस कीजिए, फिर 18 और फिर 32। सब पूरी ग्रुप का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, ये केवल ग्रुप में काम करता है। जैसे एक ग्रुप है कि पूरा ग्रुप 16 है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से आपको ये समझना है कि जो पोलेनियम है वो अकेला स्टूडेंट क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जिसकी हाफ लाइफ भी मैं आपको बता देता हूँ। पोलेनियम इज अ रेडियो एक्टिव। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को अगर रेडियो एक्टिव ना पता हो स्टूडेंट, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको ना पता है वो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट। रेडियो एक्टिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल्फ लाइट इमिटेट करते हैं। जैसे रेडियम के बैंड आते हैं, जैसा आपने देखा होगा यूरेनियम के बारे में आपने क्लास 10th में सुना होगा। ठीक है ना, इनसे एनर्जी भी बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइट भी बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जबकि बाकी के जो रिमेनिंग 4 है स्टूडेंट, जो रिमेनिंग आप 4 देख रहे हैं ना, बस इन्हीं की डिटेल है इस चैप्टर में। ठीक है ना, और ये है स्टूडेंट हमारे पास जिसको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। हो सकता है मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया हो। ठीक है, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मीन्स होते हैं जो और फॉर्मिंग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, और फॉर्मिंग। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है ना स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दूंगा बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल डीप में। मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये समझेंगे कि क्या सबसे पहला क्या डिफरेंस आता है इनमें। ठीक है, तो ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अच्छा, हम लोग क्या समझते आए हैं अभी तक कि अगर मैं ऑक्सीजन को लेके चलूं या फिर किसी भी एलिमेंट को लेके चलूं, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, चाहे फिर वो ऑक्सीजन मैंने लिया हो, चाहे फिर मैंने सल्फर लिया हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊं। अगर ये है 8 और ये है आपका 16, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p4। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। लास्ट के देखिए आप टर्म, इन दोनों में एक चीज कॉमन है स्टूडेंट, वो है आपका, वो है देखिए s2 और p4 दोनों में स्टूडेंट है या नहीं। बस आगे के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। नंबर यानी कि ns2 np4 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4 होता है। स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, तो ये भी याद रखिए कि सेकंड पॉइंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 6 वैलेंस हमारे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आप जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ऑप्शन इज 8 2,6, सल्फर इज 16 2,8,6। आई होप यू अंडरस्टैंड। आउटमोस्ट सेल में जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए आप, है ना। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट सेल हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और इसकी आउटर सेल यानी कि वैलेंस सेल,
आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट उसकी कम उसकी वैलेंस सेल होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस सेल में। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में मैं जा रहा हूँ, वो है इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन केवल जो होता है ना, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन होता है आपका 8। अब आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p4। तो आप इसकी सबसे पहले बनाइए ग्राउंड स्टेट, ठीक है स्टूडेंट। ग्राउंड स्टेट में स्टूडेंट अगर हम इसके बनाएंगे तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ शो कर सकता हूँ लास्ट में। देखिए एस के ये हमारा पी का हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 1 4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसकी जो वैलेंस सेल होती है उसमें डी ऑर्बिटल तक तो पहुंचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, इसलिए या तो ऑक्सीजन जो होगा वो +2 या फिर -2, या तो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो बन जाए -2, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करे बन जाए +2। ऑक्सीजन केवल -2 +2 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को आप एक्साइटेड नहीं कर सकते। रीजन ये है क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में डी ब्लॉक एब्सेंट होता है स्टूडेंट, जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ऑक्सीजन डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट due to absence of d orbital, ठीक है, d orbitals। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि देखिए जो ऑक्सीजन होता है आप उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यहाँ पे देख लीजिए, इसकी वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं आएगा। 1s2 2s2 एंड 2p4 होने के बावजूद भी इसके पास, मैं इसका कन्फिगरेशन कितना भी आगे बढ़ा दूं लेकिन ये डी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके बाद आएगा 3s2 3p4, यानी कि आप किसी भी कंडीशन में कहां तक नहीं पहुंच सकते स्टूडेंट, डी तक नहीं पहुंच सकते। तो जो है याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसके अदर देन सारे एलिमेंट पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देखिए सल्फर इज 16, ठीक है, सेलेनियम इज 34, बाकी सब शो करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है तो आपका टेलिनियम और पोलेनियम, और टेलिनियम होता है आपका 52, ये होता है आपका 84। अब देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए सल्फर होता है आपका 16, 1s2 2s2 2p4 2p6 3s2 एंड 3p4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में स्टूडेंट कौन होते हैं, ग्राउंड स्टेट में हमेशा वो आते हैं जो लास्ट कन्फिगरेशन के लास्ट में होते हैं, ठीक है। एस और यार आपका पी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 एंड 4। अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि मैं इसको कर रहा हूं एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ठीक है। अब वही सब इन सब के लिए भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट ऑक्सीजन सल्फर के लिए हम कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहां के इलेक्ट्रॉन ये रहे, एज वेल एज यहां के इलेक्ट्रॉन ये हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहां पहुंच गया, क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल आ जाता है। देखिए कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए हाँ 4s2 एंड 3d10। अब आप यहां देखिए ध्यान से, ये वाला तो s का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये तो माइनर होगा। इसका देखिए आप डी ब्लॉक, यानी कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो यहां के बाद कहां पहुंचेंगे स्टूडेंट, यहीं पहुंचेंगे। आपको एक्साइटेड करने के लिए ऑलरेडी 2 टाइम्स है, एक यहां पहुंच भी गया तो एक यहां आराम से पहुंच जाएगा, यानी कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। डी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं स्टूडेंट तो वो बड़े बड़े कंपाउंड बना पाते हैं, जैसे कि सल्फर बना पाएगा आपका SF6 वाले कंपाउंड भी, 4 वाले भी बनाएगा, 6 वाले भी बनाएगा, यानी बड़े बड़े कंपाउंड भी बना पाते हैं वो, ठीक है। अब देखिए आप स्टूडेंट आगे समझिए,
यहां से हमें पता चला कि जो सल्फर था ग्राउंड स्टेट से, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी -2 एज वेल एज +2। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो वो अपने आप स्टेबल हो जाएगा। आगे से देखिए क्या समझ में आता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 2 है, हमने इसको एक बार एक्साइटेड किया तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट वो यहाँ पहुंच चुका है आपका, देख रहे हैं आप, बाकी सब पैटर्न सेम है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से क्या पता चलता है 1 2 3 4, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक स्टेट बाहर निकल के आती है, इसको हम कहते हैं +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वो अपने डोनेट कर सकता है। अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा स्टूडेंट तो वो ऐसे में स्टेबल हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आप जरूर समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट, इसको हम एक तरफ कर देते हैं, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। ठीक है, अभी सल्फर के लिए चल रहा है केवल। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये है और ये हमारी d ऑर्बिटल आ गई। देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ तक तो ऑलरेडी था। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था सेकेंड बार एक्साइटेड अगर आप करते हैं तो ये वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 6, यानी कि इसकी जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के बाहर आई, सल्फर की आई स्टूडेंट -2 +2 +4 एंड +6। तो ऐसे ही बाकी रिमेनिंग जितने भी बच गए इन सब की भी सेम होती है स्टूडेंट, क्योंकि ये तो उससे बड़े ही हैं, ये सब के सब एक्साइटेड हो पाएंगे इसका मतलब। ठीक है, और इन सब की भी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह की हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे ये एक्साइटेड हो पा रहा है ऐसे ही बाकी सारे भी एक्साइटेड हो पाएंगे। एक्सेप्शन इसमें केवल क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीजन। ठीक है, जिस कारण वो अपना एनोमलस बिहेवियर शो करेगा, अब वो मैं भी आगे डिस्कस करने वाला हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और वेरिएशन यहाँ पे आ जाती है, वो आ जाती है पोलेनियम के साथ। ठीक है स्टूडेंट, मैं सोच रहा था कि मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन ये याद रखिए कि पोलेनियम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे ऑक्सीजन नहीं सोल्व कर सकता +6 की, तो क्या कोई और भी है? यस, एक पोलेनियम भी होता है स्टूडेंट जो +6 की नहीं कर सकता ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि, तब आपको याद भी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, वो ये है, पोलेनियम डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, स्टूडेंट डेफिनेटली आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो बस स्टूडेंट उसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण याद रखिए पोलेनियम +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रख सकता, बाकी के सब रख सकते हैं। सल्फर रख सकता है, सेलेनियम रख सकता है और टैलेनियम भी रख सकता है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि पोलेनियम +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं रख रहा है। बाकी हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो कुछ और प्रॉपर्टीज हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है स्टूडेंट कि ग्रुप में आपको, ये तो खैर आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैं इसको फिर भी लिखा देता हूं। वो ये होता है स्टूडेंट की जो एटॉमिक, ठीक है, एंड आयोनिक रेडियस जो होती है स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप ग्रुप में डाउन होंगे तो वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम और पोलेनियम, अगर आप ग्रुप में डाउन होंगे तो एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज होगी। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको जब समझ में आ गया होगा कि डाउन होने पे इंक्रीज होती है। अब क्यों होती है, अगर ऐसा आपको रीजन चाहिए तो स्टूडेंट देखिए मैं 2-3 एग्जांपल आपको यहाँ पर फटाफट से समझा देता हूँ इसका। देखिए ऑक्सीजन इज 8, सल्फर इज 16, सेलेनियम इज 34, ठीक है, और टैलेनियम इज 52। ठीक है स्टूडेंट, फटाफट से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2,6, यहाँ पे जगह 2,8,6, यहाँ पे जगह 2,8,18,6, यहाँ पे जगह स्टूडेंट आपका 2,8,18,18,6। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे कन्फिगरेशन निकाली जो आपने क्लास 9th में सीखी थी। ठीक है, अब हमें देखना है कि डाउन होने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कैसे होती है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो ऑक्सीजन स्टूडेंट हमारा, उसमें K
एल यानी 2 शेल है, तो यहाँ पे 2 शेल बना देता हूँ। के की शेल हो गई और ये हो गई आपकी एल शेल, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? के में 2 हैं और एल में हमारे 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। अब आई होप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सल्फर की। तो सल्फर में देखिए कौन कौन से सेल हैं। सल्फर में है के, एल और एम, ठीक है स्टूडेंट। के एल एम एन का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो गई के की शेल, ये हो गई एल की, और ये एक एक्स्ट्रा सेल आई है जिसका नाम है एम। अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए और समझ जाइए कि यहाँ पे 2 सेल थी ऊपर वाले में, यहाँ पे 3 सेल आ गई है। तो अगर 3 सेल आई है तो इसका साइज कॉमन सी बात है कि बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है। तो जब आप ग्रुप में डाउन हो तो शेल इंक्रीज हुई कि नहीं स्टूडेंट? हुई है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर आएगा। देखिए एटॉमिक रेडियस होती क्या है, एक न्यूक्लियर के सेंटर से लेकर, एक एलिमेंट के उसके एटम के उसके सेंटर से लेकर, एलिमेंट के उसके सेंटर से लेकर और उसके आउटर जो भी सेल है वहां तक का डिस्टेंस। तो देखिए ये डिस्टेंस बड़ा होगा या फिर ये डिस्टेंस बड़ा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम देखिए हम बात कर लेते हैं सेलेनियम के लिए। तो सेलेनियम में सबसे पहले ये के आ गई, एल एम और ये एन। देखिए मैं जैसे आपको रूल के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ, बस आपको वैसे ही समझ से जाना है, क्योंकि सेल इंक्रीज होती चली जा रही है स्टूडेंट, ठीक है। सेल इंक्रीज होगी तो साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे लास्ट में 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए अब कंटिन्यू साइज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली इसका भी साइज क्या होगा, लास्ट में इंक्रीज होगा। आप समझ गए होंगे। बस एक और एक्स्ट्रा सेल आ जाएगी जब आपके पास खत्म हो जाते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी तक भी चला सकता है। आपको ऐसे घबराने वाली बात नहीं, शेल केवल 4 ही होती हैं। के एल एम एन ओ लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इससे भी बड़ा वाला यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का डायग्राम बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जो हमारे ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है स्टूडेंट। मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे लूंगा, एक लूंगा ग्रुप 15 का और एक लूंगा स्टूडेंट में ग्रुप 16 का, ठीक है। ग्रुप 15 में मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पे ले लिया, ग्रुप 16 में यहाँ पे ऑक्सीजन को लेता हूँ। ये होता है 7 और ये होता है हमारा 8, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका कन्फिगरेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p3, और इसके लिए बन गई ये इसकी शेल ग्राउंड स्टेट। देखिए लास्ट के 1 2 यहाँ पे 3 है, 1 2 3। अब ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। दोनों की ग्राउंड स्टेट मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, आपको अंदर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है स्टूडेंट? ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कि नाइट्रोजन यानी कि ग्रुप 15 इज अ मोर स्टेबल देन ग्रुप 16, क्योंकि इसके पास 2 आउटर मोस्ट सेल में अभी इस टाइम अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी स्ट्रांग होगी? इनकी स्ट्रांग होगी, ग्रुप 15 वालों की। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जो ग्रुप 15 होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। और इसी रीजन से स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ग्रुप 15 की ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट? आपको ये भी याद रखना है ऐसा क्यों होता है। तो यह याद रखिए स्टूडेंट कि जो ऑक्सीजन है हमारा 2,6 और सल्फर स्टूडेंट हमारा, यहाँ लिख देता हूं मैं, सल्फर इज 16 2,8,6। अब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। होता ही है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर आप मेरे वर्डिंग को ध्यान से सुन रहे हैं, जिस जो मैं आपको बता रहा हूं वो है इंटर, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है स्टूडेंट। जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटरमोस्ट सेल के, वैलेंस सेल के, उसमें होता है IER।
इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर लिखा रखी है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आइए पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ध्यान से। देखिए सबसे पहले ये है के एल, 2 शेल है 1 2, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3 4 5 6। अब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक तो शेल है बहुत छोटी, ठीक है, 6 देखिए के एल, के के बाद एल आया, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ठीक है, नंबर, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम ये देखें कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटे उसमें एडजस्ट हो रखे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ये इसको रिपल करना चाहता है, ये इसको रिपल करना चाहता है, ये एक दूसरे को रिपल करना चाहते हैं, ये एक दूसरे से दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करना चाहते हैं। अब सपोज यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, ये आउटर सेल से उतने डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है। अब ये डिस्टेंस जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये इसको रिपल्शन देगा, ये इसको रिपल्शन देगा, तो ये इसके सेल में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। देखिए अब आप ध्यान से एक बार और देखिए, शायद आपको नहीं दिखा होगा, फिर से देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना आउटर मोस्ट सेल में, ये हमारे पास ऑक्सीजन के हैं 2,6 2 और 6। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होने के कारण ये एक दूसरे पे रिपल्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि सेल बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड है, इसलिए वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा रिपल्शन शो कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन के सेल में डायरेक्ट कैसे एंटर होगा, क्योंकि यहाँ तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ये डायरेक्टली इसको अंदर की ओर नहीं आने देंगे। अब यही चीज आप सल्फर के साथ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सेम इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह भी इन्वाइट करूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जो यहाँ पे सेल है, नेक्स्ट जो इसकी सेल है के एल एम, आप ध्यान से अगर देखेंगे और तो बहुत अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट कि जो यहाँ की जो लास्ट वाली सेल है एम, वो काफी लार्ज है साइज में, इतनी लार्ज है कि इस इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन तक बहुत वीक हो चुका होता है। यहाँ के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत रिपल्शन बहुत वीक है, ये वाला रिपल्शन तो है लेकिन बहुत वीक रिपल्शन है, ऐसे ही इसके लिए रिपल्शन बहुत वीक फील कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जाके कहीं भी सेल में जाके स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसलिए याद रखिएगा आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर की मोर देन है किससे, ऑक्सीजन से। रीजन मैंने अभी आपको बता दिया कि वो ड्यू टू क्या होता है स्टूडेंट, उसका रिपल्शन जो होता है वो कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो हायर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं इसमें रिएक्टिविटी की ओर, रिएक्टिविटी, ठीक है। देखिए इसको आप, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसे समझ लिए। एक छोटा सा रूम है आपके पास, ठीक है, जिसमें जैसे लिफ्ट है सपोज, ठीक है, एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में 6 पर्सन खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, बल्कि 6 का खड़ा होना भी बहुत कंजेस्टेड हो गया वहां पे, ठीक है। अब एक 7वां वहां पे आना चाहता है, तो क्या वो पॉसिबिलिटी है? नहीं। रीजन ये है कि ऑलरेडी जो 6 खड़े हैं वो एक दूसरे पे टकरा रहे हैं, टक्कर हो रही है उनके बीच में, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड आपने उनको रखा हुआ है। अब क्या किया आपने, एक आप लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद एक बड़े रूम में, खुले रूम में चले गए आप, ठीक है, 6 आप इधर उधर फैल गए उस रूम में। अभी इनवाइटेड की जगह है, आप और भी आ सकते हैं उस रूम में, ना बड़ा सा अगर कमरा है तो उसमें और भी आ सकते हैं, तो बस सेम यहाँ पे भी है। तो ये बड़ा रूम है ये समझ लीजिए, और ये लिफ्ट है, लिफ्ट में 6 कंजेस्टेड थे आने के लिए, तो 7 तो कहाँ से आता, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रूम काफी बड़ा है, तो 6 तो अब आराम से आ चुके हैं, और ये बाहर से भी एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली, एक और भी आ सकता है बल्कि, ठीक है, एक तो आ ही गया और भी आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, अब आप समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसके रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी में किसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यस बिल्कुल, मेरे दिमाग में जो सबसे पहला कंपाउंड आता है वो आता है वाटर, H2O, जो हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्यों ऐसा क्यों है, देखिए जो ग्रुप 16 होते हैं स्टूडेंट वो मोस्टली सबके सब हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, all group 16 element form हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, जब कोई हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्राइड्स। आई होप स्टूडेंट अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये कि H2O जब कंपाउंड बन जाता है तो H2O is not a good reducing
एजेंट, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन में आता है कि H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, गुड बैड नन ऑफ दिस, ठीक है, ऑलिव, ऐसे कुछ आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम देखते हैं, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम इसको, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं है स्टूडेंट, ये तो वो पॉइंट है जो आपको ग्रुप 16 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो पूरे ग्रुप के लिए है, ठीक है। स्पेशली फिर मैं ऑक्सीजन को डिस्कस करने वाला हूं अभी। बस यहाँ पे आ जाता है हम रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए ग्रुप 16 की सबसे पहले खासियत तो ये है कि खुद ही वो एक क्या स्टूडेंट ऑक्सीजन है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट, ये डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की फॉर्म बनाते हैं, जिसमें से ये याद रखिएगा स्टूडेंट आप कि जो ट्राइऑक्साइड होता है, ट्राइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन डाइऑक्साइड, ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैंने एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एसिडिक जो होगा वो ट्राइऑक्साइड ज्यादा होता है डाइऑक्साइड से, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने काफी डिस्कस तो कर लिया है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यहां से हमारा ऑक्सीजन यानी कि फैमिली का फर्स्ट मेंबर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, अभी तक आपको मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ऑप्शन होता है स्टूडेंट हमारा 8, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहला जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि सबसे पॉजिटिव बात ये है कि जो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबाउंडेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए स्टूडेंट, ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट आपका ऑक्सीजन ही है। देखिए ऑक्सीजन 49% होता है स्टूडेंट अर्थ क्रस्ट का, तो देखिए कितनी हायर अमाउंट है। जबकि एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो 20.98, यानी कि आप उसको डायरेक्टली 21 भी बोल सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कम लेकिन अर्थ क्रस्ट में ज्यादा, इसलिए जितनी स्पीसीज आपको अर्थ के ऊपर मिलती है उसकी दुगनी और तिगनी स्पीसीज तो अर्थ के डाउन में है, अर्थ क्रस्ट के अंदर है। रीजन यही है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे होती है, ठीक है ना। अगर आपने कभी मिट्टी वगैरह खोद के देखी तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको बहुत सारी स्पीसीज मिलती है, जैसे कीड़े कॉकरोच वगैरह मिल जाते हैं ना, है ना, केंचुए वगैरह मिल जाते हैं बरसात रेनी सीजन वगैरह में। लेकिन अगर वैसे भी अगर आप खोदते तो आपको कोई ना कोई वहां पे आपको दिखने लग जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। माइक्रो बैक्टीरिया तो वहां बहुत ज्यादा हो। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। आपको पहली बात ये समझने की ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में मिलने वाला है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको ऑलरेडी इसका बता दिया कि 8 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास कि एटॉमिक नंबर इज 8 एंड एटॉमिक मास इज 16, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका स्टूडेंट 1s2 2s2 2p4। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको आप मॉडर्न टेक्निक में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो मैं प्रीफर करूंगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी बेटर लगेगा। 1s2 2s2 2p2x 2py1 2pz, ठीक है, 2pz1, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन के जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑक्सीजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं स्टूडेंट वो 3 होते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन 816 नंबर 1। दूसरा आपको मिलेगा ऑक्सीजन 817 जो कि लेस अमाउंट में मिलता है लेकिन ये जरूर मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा ऑक्सीजन 8 और 18 जो कि सबसे, देखिए मैं इनका अमाउंट भी लिख देता हूँ।
जो ऑक्सीजन ये होता है स्टूडेंट, ये हमारे को 99.79% मिल सकता है, ठीक है। जो आप आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए 0.037% होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो मिल जाता है ये वाला होता है 0.204%। परसेंटेज तो याद रखना कोई ज़रूर नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको आइसोटॉप्स तक भी समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी या फिर प्रिपरेशंस ऑफ ऑक्सीजन, कैसे डाइऑक्सीजन बनाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है डाइऑक्सीजन। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से ही आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं। डाइऑक्सीजन की मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिपरेशन। केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कोई चीज कैसे बन रही है। देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि लैब मेथड, ठीक है, लेबोरेटरी में हम इसको कैसे बनाते थे, ठीक है। तो लैब मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है वो प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू स्टूडेंट? डिकम्पोजिशन किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू कैसे बनता है, देखिए मैं आपको मेनली दो रिएक्शन देखिए स्टूडेंट। जो आपका KMnO4 होगा स्टूडेंट वो ब्रेक हो जाएगा आपका K2 इसे मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूं मैं, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ठीक है स्टूडेंट। एक तो ये मेथड आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट्स आप बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट KClO3। देखिए इससे बन सकता है, इससे थोड़ा इजियर सा रिएक्शन है, वो भी आप लर्न रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 से इंटू कर देनी है, और यह ऐसे भी आप रिएक्शंस के थ्रू ये बना सकते हैं, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया आपको, 2 लैबोरेटरी मेथड है। इन 2 लैबोरेटरी मेथड्स को अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें हम एक कैटालिसिस ले जा सकते हैं MnO2, क्योंकि रीजन ये है कि जो KClO3 होता है स्टूडेंट वो 420 केल्विन पे बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। तो उसकी रिएक्टिविटी को हाई करने के लिए MnO2 जो होता है वो एज अ कैटालिसिस करता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है और आपको ऑक्सीजन मिल जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो था लैबोरेटरी मेथड। इसके अलावा जो मुझे और अच्छा लगता है वो होता है कि जो मेटल ऑक्साइड है, देखिए स्टूडेंट के लिए ये काफी टफ हो जाता है लर्न करना, ठीक है ना। तो इसको बनाने का एक इजियर सा मेथड है, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ही मैं उसको करूंगा, लेकिन आपको लेने होंगे मेटल ऑक्साइड। देखिए सबसे इजी हो जाएंगे वो। अभी आपके लिए टफ था ना, देखिए मैं इसको इजी कर देता हूँ। मेटल ऑक्साइड आपको जरूर पता होंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है एक सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक है, और जिंक का थोड़ा हार्ड पड़ेगा, जैसे HgO है ना। मरकरी का ऑक्साइड बना दिया हमने, Pb3O4, लेड ऑक्साइड हमने ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह के आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको आपको केवल हीट करना है स्टूडेंट इनको, ठीक है। ये हमारा HgO, ठीक है। Ag2O का जो बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा, इसके अमाउंट को आप हाई कीजिए, 4Ag प्लस O2, गैस रिलीज हो गई। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि HgO हमारे पास है, हमारे पास मरकरी अलग हो गया जो कि लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारी O2 रिलीज हो गई। फिर ऐसे हमारे पास लेड ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम रेड लेड बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, रेड लेड, ठीक है स्टूडेंट। तब होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसको 2 से इंटू कर देता हूँ, यह जगह हमारे पास 6 PbO, लेड ऑक्साइड अलग हो गया, और यहाँ पे हमारा O2 की फॉर्म अलग जनरेट हो गई। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इससे इजी रिएक्शन मैं आपको एक और बता देता हूँ, PbO2, ये लीजिए PbO प्लस O2। इनमें से आपको जो भी सबसे इजी लगे आप उनको लर्न कर लीजिएगा। यह है प्रिपरेशंस ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि डाइऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए डाइऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, लेकिन इसकी कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट कि O2 इज अ कलरलेस, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट वो ऑर्डरलेस गैस भी है, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि इट इज न्यूट्रल टूवर्ड लिटमस। एक तो जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, डाइऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट, वो लिटमस में न्यूट्रल शो करती है, यानी कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। नेक्स्ट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, जो कि सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर की डेंसिटी में
30.8 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो सकती है, ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो टेम्परेचर होता है उसके लिए एट 293 केल्विन। इस टेम्परेचर पे देखिए जो डाइऑक्सीजन है वो सॉल्युबल इन वाटर तो है, लेकिन कब? 30.8 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर एट 293 केल्विन पे, ठीक है, जिसके जो कि बहुत सफिशिएंट है किसके लिए? मरीन और एक्वेटिक लाइफ के लिए। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रहते होंगे कि जो हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कैसे जिंदा रहती है, तो वो इस रीजन से जिंदा होती है क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, वो होती है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं डाइऑक्सीजन की। तो याद रखिए O2 इज अ पैरामैग्नेटिक। ये तो स्पेशल क्वेश्चन है क्लास 11 का, आई होप सारे स्टूडेंट इसको जरूर समझते होंगे, ठीक है। जो O2 होता है स्टूडेंट वो आपका कैसे नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब रीजन ये है कि उसकी आउटरमोस्ट सेल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस रीजन से O2 जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो लास्ट आप इसका कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं। देखिए O2, ठीक है, अगर हम वो बनाए तो कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका भी। तो ये तो एक ऑक्सीजन के लिए हो गया, ठीक है। अब आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ी होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये बनाए थे कि चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको भी। देखिए मैं बना रहा हूँ O2 के लिए, ठीक है ना, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, O2 में एक ऑक्सीजन हो गया हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 1s2 2s2। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकती है? देखिए आप एक सिंगल ऑक्सीजन को देख के तो समझ सकते हैं, लेकिन जब ये O2 बनाए तब कैसे समझेंगे स्टूडेंट? तब के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। MOT आपने जरूर पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए जब क्लास 11 में आप थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, ये सबसे पहले हो गया हमारे पास 1s2 2s2। अब आएगा, देखिए यहाँ पे 1s2 की मैंने सेल बनाई है यहाँ पे नीचे, तो देखिए आप ध्यान से, ये 1s2 की सेल है, ये 2s2 की सेल है। अब आता है हमारे पास 2p4, 2p4 की सेल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। अब इन 3 की सब सेल यानी कि एटॉमिक सेल बनेगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे आपका O2 इज अ पैरामैग्नेटिक होता है। देखिए बहुत इजी वे में स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। आप बस इतना समझिए, देखिए 1s2 2s2 2p4, ठीक है। फिर दूसरे वाले ऑप्शन के लिए 1s2 2s2 2p4। और इन जो मॉलिक्यूलर सेल है इनकी 2 एटॉमिक सेल, ये रही, इसकी सेल ये रही, इसकी सेल ये रही, इसकी भी सेम ऐसे, इसकी ऐसा, ठीक है। 3 यहाँ पे इसके 3 ये रहे, इसके 3 ये रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब आपके पास टोटल ये देखिए एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 2 ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट? 16। यहाँ पे 8 है ना, तो 2 ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट? 16। तो मैं यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए स्टूडेंट, टोटल हमारे पास मैंने 16 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए O2 के। अब आप लास्ट के देखिए, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन देखिए आप, वो कैसे हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के रीजन से मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं कि प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो इस क्वेश्चन में ज़रूर पूछ लेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन O2। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए
केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने के लिए रिएक्टिविटी डायरेक्ट आती है स्टूडेंट, ठीक है। तो रिएक्ट विद मेटल सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको, रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट, कि केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है मेटल के साथ, जो कि सबको पता है स्टूडेंट, वो होती है ऑक्साइड बनाने की, ठीक है ना। तो कुछ के साथ वो पर ऑक्साइड बनाता है, किसके साथ वो डाइऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन, तो वो भी देखते रहिए। सबसे पहले जैसे मैं सोडियम लूंगा स्टूडेंट, ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास पर ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पे बनाता है वो डाइऑक्साइड, कहीं पे बनाएगा वो ट्राइऑक्साइड भी, ठीक है ना। पहले तो हम यहाँ पे डाइऑक्साइड वाला देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पर ऑक्साइड वाला। तो जब सोडियम इससे रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा Na2O2। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे सोडियम पर ऑक्साइड की फॉर्म बन गई। इस तरह से पोटेशियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो KO2, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो हो गया हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड, दूसरा हो गया हमारे पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। एक मैं आपको कैल्शियम के साथ दिखाता हूं, जिसका कैल्शियम डायरेक्टली बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड Ca+O2, यहाँ 2 से इंटू कर लीजिएगा, अभी बनेगा 2CaO, तो यहाँ पे बना कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि कितनी तरह के ऑक्साइड बने, देखिए वहां पे पर ऑक्साइड बना है, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बना है, यहाँ पे बना है डायरेक्टली ऑक्साइड। एक डाइऑक्साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद नॉन मेटल, रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका ऑक्सीजन O2, ठीक है, ये रहा O2। तो अगर ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मोस्ट केसेस में स्टूडेंट देखा गया है कि वो डाइऑक्साइड की फॉर्म बनाते हैं, जैसे CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर सल्फर से रिएक्शन करेगा SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म समझा दी स्टूडेंट इसकी, ठीक है। पर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके वो डाइऑक्साइड बनाता है मेनली। अब कुछ डिफरेंट भी बनाते हैं स्टूडेंट ऑक्साइड, जैसे कि एम्पोथेटिक, मैं आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद सम मेटल्स ऑफ फॉर्म एम्पोथेटिक ऑक्साइड, ठीक है ना। एम्पोथेटिक ऑक्साइड कैसे बनता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट विद सम अदर मेटल्स, ठीक है। तो लेकिन बनेगा क्या, एम्पोथेटिक। एम्पोथेटिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो आपके एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज अ एम्पोथेटिक, तो आपको बताना है कि जो एसिडिक भी है एज वेल एज वो बेसिक भी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को अगर ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो एल्यूमिना Al2O3 एम्पोथेटिक होता है नेचर में, मैं आप लिख देता हूं, ठीक है। वो होता है स्टूडेंट हमारे पास एम्पोथेटिक, ठीक है। ये नेचर का मतलब वो एसिडिक भी होगा, साथ साथ वो बेसिक भी नेचर का होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब Zn+O2 इज 2ZnO, ये भी हमारा एम्पोथेटिक होता है, ठीक है। अब एक और भी मैं लिख देता हूं, Ber+O2, तो यहाँ पे भी हमारा बन जाएगा स्टूडेंट हमारा 2Be और O, ठीक है। यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये कुछ एम्पोथेटिक मैंने आपको कंपाउंड बना के दिखाए जो कि आप ऑक्सीजन की हेल्प से रिएक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी चल चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी भी चल चुके हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट। वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब एनोमलस बिहेवियर क्या है, सबसे फर्स्ट केस जिसके कारण ऑक्सीजन डिफरेंट है रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स से, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराया इसके बारे में कि एनोमलस का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट होती है कुछ। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इट हैज स्मॉल साइज। पहला, ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। सेकंड,
इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसके कारण ये सबसे अलग नेचर शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा जो अदर आ जाते हैं, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंट है रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट से, ये तो है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक ट्रिक बता दूं स्टूडेंट, ये ऐसे पॉइंट स्टूडेंट जो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 तक आपके काम आएगा। हर एक में कॉन्सेप्ट काम आने वाला है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा कि जो ग्रुप 15 में भी आ सकता है एनोमलस बिहेवियर नाइट्रोजन के लिए, 16 में भी आ सकता है, 17 में भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट लिखाऊंगा जो डायरेक्टली कंपेयर में आएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, देखिए O2 इज अ गैस, जबकि अदर एलिमेंट सॉलिड होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पढ़ा कि O2 इज डायटोमिक, other element like sulfur is octaatomic। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि 6 नंबर में मैं आपको बताऊं कि H2O is liquid, other element like other hydrides are gases। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जो कि हम ब्रीफली अभी एक्सप्लेन भी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए कि H2O के साथ मिलकर तो लिक्विड बन रहा है, जबकि H2S गैस होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन वालों का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। मैंने आपको यहाँ तक इसके एनोमलस बिहेवियर भी समझा दिया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना काफी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको लेक्चर कैसे लगा, प्लीज अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।